नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सुल्तान पेट्स क्लब के इस मंच पर। अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके दोस्त सुल्तान का। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि के साथ साथ पशुपालन प्रधान देश है, क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी लगभग 54.6% लोग पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और लगभग समस्त देशवासी टोटल पॉपुलेशन पशु उत्पादों को अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो ये पशुपालन व्यवसाय है नहीं, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात ये है कि जो सफल पशुपालकों की संख्या है वह असफल पशुपालकों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है। यानी कि आज भी मैक्सिमम लोग पशुपालन को एक घाटे का व्यवसाय, घाटे का धंधा मानते हैं। तो ऐसा क्यों है? इस चीज़ के पीछे है ना अनेकों कारण हैं, लेकिन उनमें से मैं 10 ऐसे फैक्टर के ऊपर, कारणों के ऊपर बात करूंगा, जो यदि आप उनको अच्छे ढंग से समझ ले और अपने व्यवसाय के अंदर उनको उतार ले, तो जो सफल पशुपालक है वो और सफलता की तरफ बढ़ जाएगा, और जो असफल पशुपालक है वो सफलता के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य केवल एक है कि पशुपालन के व्यवसाय को प्रॉफिट का व्यवसाय बनाना, और हमारे जो पशुपालक हैं, जो क्योंकि मैक्सिमम ग्रामीण इलाका इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों के अंदर एक जागृति लेके आना, उन लोगों के अंदर एक आधुनिकता लेके आना। और इस धंधे को मैं दावे के साथ कहता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त व्यवसाय है भाई। कृषि से दुगना तिगुना बढ़िया व्यवसाय है। और जो साथी के पास अपनी खुद की ज़मीन है, जो कृषि कार्य करता है, क्योंकि कृषि का और पशुपालन का चोली दामन का साथ है, जो साथी कृषि करता है वो पशुपालन व्यवसाय को और भी बेहतरीन ढंग से कर सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो वो अपने खेत में उगा सकता है, वहीं से बहुत सी सामग्री उसको आसानी से पैदा करके अपने पशुपालन के व्यवसाय को चार चांद लगा सकता है। तो आइए अब समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं उन 10 फैक्टरों की तरफ, देखते हैं जो आपके व्यवसाय की दशा और दिशा को बदल देंगे। पॉइंट नंबर 1 भाई, जागृति का न होना, यानी कि अवेयरनेस न होना। एक कड़वा सच इस व्यवसाय का ये है दोस्तों कि जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो आज भी पशुपालन को परंपरागत तरीक़ों से करते हैं, यानी कि उस धंधे को केवल जीवन निर्वाह का और अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति का एक धंधा मानते हैं। समय बदल चुका है, लेकिन उन्होंने समय के साथ साथ खुद को नहीं बदला। वहीं दूसरी तरफ जो सफल पशुपालक आधुनिक तौर तरीक़ों से इस व्यवसाय को करते हैं वो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ मेन फैक्टर ये है कि अपने आप को जागृत करें। यदि आप इस धंधे में आना चाहते हो, यदि एक व्यवसाय को आप कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ये देखो कि यदि मैं सफल हूँ तो मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, और जो सफल पशुपालक है वो इस धंधे में क्या क्या नीतियों को फॉलो कर रहा है या क्या क्या गतिविधियों पर उसका फोकस है। यानी कि खुद को जागृत करने की ज़रूरत है। तो मेरा निवेदन है कि अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तित करें, जागृत करें, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, और जब हम अपने माइंड सेट को इस तरह का कर लेंगे तो ये धंधा 100% आपके लिए मुनाफे का धंधा होगा। फैक्टर नंबर 2 दोस्तों, सोचने और काम करने का तरीका, यानी कि थिंकिंग स्टाइल और वर्किंग स्टाइल। असफल पशुपालकों के बारे में देखिए, उनकी सोच ही बहुत नकारात्मक होती है। किसी से भी बात करोगे तो उसके मुँह से एक ही बात निकलेगी, भला जी डांगरा में बच दे कुछ नहीं। जब आपकी सोच ही इतनी नकारात्मक है तो जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो धीरे धीरे आपके व्यवसाय के अंदर वो नकारात्मकता फैल जाती है और आपको वहाँ से मुनाफा नहीं होता। दूसरी तरफ जो सफल पशुपालक है उसकी सोच बड़ी पॉजिटिव होती है। वो अपने धंधे के बारे में हर समय बड़ा अच्छा सोचता है, जिससे एक सकारात्मक एनर्जी चारों तरफ डेवलप हो जाती है और उस व्यक्ति को ये धंधा लगातार मुनाफा देता है। दूसरी बात इसी में जोड़ना चाहूँगा, वर्किंग स्टाइल।
जो असफल पशुपालक है उसका काम करने का तरीका देखिए। आप गांव में देखते हैं, आसपास सबको देखो आप, उनका काम करने का तरीका क्या होगा, बहुत ही अनियंत्रित। सुबह टाइम से नहीं उठेगा, पशुओं को प्रॉपर वे से न चारा देना, न पानी पिलाना, समय पर दूध न निकालना, पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान न रखना, उचित पशुओं को टहलाना यानी कि एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, समय पर उनको न लेके जाना। दूसरी तरफ जो सफल पशुपालक है वो क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी उसे उठते हैं, अपने पशुओं को संभालते हैं, उनको प्रॉपर वे से चारा और पानी देते हैं, समय पर उनका दूध निकालते हैं, फिर पशुओं को टहलाने लेकर जाते हैं, उनकी सेहत के प्रति बड़े अवेयर होते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपने काम के अंदर है ना, ये चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी भाई। यदि आप अपनी गलती मानना शुरू कर दें, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट, यदि आप गलत हो तो स्वीकार करो। आप ये देखो कि ये धंधा मेरे लिए मुनाफा नहीं दे रहा, तो मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। जिस दिन आप अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करने लग जाओगे और उसमें सुधार की दिशा में बढ़ जाओगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो ये व्यवसाय है नहीं, आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। तीसरा, पशुओं का निवास स्थान। असफल पशुपालकों में आप देखिए भाई, क्योंकि पशु अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ बिताता है, वो बाड़े के अंदर रहता है। तो पशुओं का जो शेड है, जो बाड़ा है, जो निवास स्थान है, वो बड़ा खुला हवादार, उसमें बिजली और पानी की उचित व्यवस्था, मच्छर और मक्खी के निदान की व्यवस्था होनी चाहिए। और लास्ट, पशुओं की संख्या यानी कैपेसिटी के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जिसका 4 पशु बांधने की कैपेसिटी है नहीं इस बाड़े में, उसमें 6 बांधे पाओगे। कोई किसी का पुंजड़ काट देगा, कोई किसी का पैर पे पैर दर्द देगा, कोई किसी की ठंड पे पैर दर्द देगा। कहने का मतलब कि है, एक पशु दूसरे पशु को इंजर्ड कर देता है और वहाँ पर ऑक्सीजन का भी प्रॉपर संचार नहीं रह पाता, तो पशु फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उस वजह से वो लॉस के अंदर जाता है। सफल पशुपालक क्या करते हैं, आधुनिक ढंग से शेड बनाते हैं, वहाँ पर सूर्य की रोशनी है, हवा है और बिजली पानी है, उनका बड़ा उचित प्रबंध किया जाता है। पशु को टहलाने के लिए भी जगह रखी जाती है। तो जो पशु का निवास स्थान है नहीं, वो बिल्कुल टेक्निकल वे से बनाए भाई, आधुनिक ढंग से बनाए। जैसे हम अपने आप से देखें कि हम कहाँ रहना अच्छा पसंद करेंगे, तो उसी तरह इस चीज़ को इन्वॉल्व करो। बहुत बड़ा फैक्टर है, बात तो छोटी सी लाग है, लेकिन जो आपके धंधे के ऊपर है नहीं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ही। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4, पशुओं का खान पान और डाइट। देखो, जो खाना है नहीं, खाना वो तो डायरेक्ट पशु को प्रभावित करता है। यदि मैं एक बात आपको बताऊं, चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे आदमी इंसान है या पशु है, उसके शरीर के ऊपर 3 चीज़ों का इफेक्ट होता है। एक तो आपका डीएनए क्या है, आपके माता पिता से जो आप जेनेटिकली आपको मिलता है। दूसरा डाइट, और तीसरा इन्वायरमेंट। ये एक बॉडी को प्रभावित करती है। अब खान पान तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप अपने पशु को डालते क्या हो, खिलाते क्या हो। असफल पशुपालक क्या करेंगे, बिल्कुल हम फील्ड में रहते हैं, उनकी एक ही बात होगी, बोला जी खान में तो कसरी कौन छोड़ दे। लेकिन करते क्या है, वो सुबह गुमैन न ठोक देंगे, अरा चारा तूड़ी, थोड़ा आटा लगा देंगे। तो दोस्तों, खाने में 3 फैक्टर मायने रखते हैं। पहला, आप कितनी मात्रा में खाना देते हो, उसकी क्वांटिटी। दूसरा, किस किस समय पर खाना देते हो। और तीसरा, कैसा पौष्टिक खाना देते हो। एक समय में ना उचित मात्रा में खाना दो, समय निर्धारित करो, समय के अनुसार खाना दो, और आपके खाने के अंदर पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एक समय में खाना दे देंगे, पशु को तो पता नहीं है वह कितना खा के हटना, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो अंदर डाइजेस्ट खा लेता है, तो फिर क्या होता है, उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, पशु तकलीफ में रहता है। कई बार तो इससे प्रोलैप्स की समस्या भी हो जाती है। और दूसरी बात, खाना उतना मैटर नहीं रखता जितना पचाना मैटर रखता है, क्योंकि शरीर को एनर्जी किससे मिलेगी, जो खाना डाइजेस्ट होगा। वो आपको अधिक मात्रा में खाना दे दिया, उस खाने के अंदर रफेज ही रफेज है या फिर बिल्कुल हरा चारा है, तो वो वेस्टेज के रूप में बाहर ज़्यादा आ जाएगा, डाइजेस्ट कम होगा, शरीर को एनर्जी कम मिलेगी। और आपने अपनी मानसिकता बना रखी है जी खाने में तो कसरे कौन छोड़ दी। दूसरी तरफ जो सफल पशुपालक है वो क्या करते हैं, खाने पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। उनके खाने के अंदर है ना,
अनेकों तरह के अनाज, दालें, हरा चारा, सूखा चारा, खनिज मिश्रण, नमक, गुड़ और प्रॉपर वैसे पानी, यानी कि एक बड़ा ही संतुलित आहार पशुओं को देते हैं। मात्रा वो बिल्कुल कैपेसिटी के अनुसार देते हैं, सीमित मात्रा देते हैं, जिससे पशु खा के भी अच्छा फील कराए, डाइजेस्ट भी अच्छे से होए, एनर्जी अच्छे से होए। 3 टाइम की बजाय वो 4 टाइम देते हैं। तो इस तरह खाना डायरेक्ट आपके पशु उत्पाद को प्रभावित करता है। खाने का बड़ा अच्छा ध्यान रखें भाई। और एक बात खाने के साथ साथ सुनना चाहूँगा कि जो डिवर्मिंग, क्योंकि कई बार पेट में ना जून या कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जो आप अच्छा खाना देते होते कीड़े खा जाए हैं, आपका आउटपुट अच्छा नहीं आता। तो डिवर्मिंग समय समय पर करते रहो, बड़ा पशु हो या छोटा हो। फिफ्थ जो अपना फैक्टर है, नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन की तरफ ध्यान न देना। जो असफल पशुपालक है नहीं, वो पशु को रखते भी है या खरीदते भी है ना, तो कॉस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छी फसल का पशु नहीं खरीदेंगे, उसका दुग्ध उत्पादन कम होगा। और ऐसे ऐसे पशुओं में अनेक पोषक तत्वों की कमी होती है, क्योंकि शरीर में वो कमज़ोर होगा, वही कम पैसे में मिलेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई 2 पशु लेने की बजाय एक खरीद लो, लेकिन वो अच्छी नस्ल का हो, अच्छे दुग्ध उत्पादन का हो। क्योंकि अच्छी नस्ल का पशु नहीं होगा, उसको आप अच्छी डाइट नहीं दोगे, दुग्ध उत्पादन भी कम करेगा वो। और दूसरा उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उसका जो ड्राई पीरियड है नहीं, वो कम से कम 6-7 महीने का जाए पचा तो गाभित होगा। और जैसे ही उसका गर्भाधारण हो जाएगा तो 2-3 महीने में वो दूध तट जाएगा। यानी कि जो उसका ड्राई पीरियड है नहीं, जो दूध न देने का जो पीरियड है, वो लगभग 5-6 महीने होगा। वो पीरियड है नहीं आपका 2 महीने होना चाहिए। उस समय में आप पशु के रख रखाव पे, उसके चारे पे जो पैसा लगाओगे, वो आपको एक्स्ट्रा लॉस ही है। सफल पशुपालक क्या करता है भाई, वो नस्ल के ऊपर पूरा ध्यान देता है। क्योंकि 2 ही चीज़ों के पैसे मिलते हैं आपको, या तो पशु की नस्ल का दाम मिलेगा, या पशु के दूध उत्पादन को बेचकर आप पैसा कमाओगे। यदि मैं इन दोनों को क्लैरिफाई करूँ ना, एक एक्टिव इनकम है, एक पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम का तो मतलब हो गया जो हर रोज़ पैसा हमें मिल रहा है, वो तो आएगा दूध उत्पादन से। और जो पैसिव इनकम है वो आएगी आपकी ब्रीड से, नस्ल से। क्योंकि 1-1 साल की जो बच्चियाँ कटियाँ हैं ना, वो लाखों रुपये की बिक जाती है यदि आपकी नस्ल ज़बरदस्त है। तो दोनों फैक्टरों पर आप ध्यान दें। नस्ल के ऊपर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए और मिल्क उत्पादन पर तो होना ही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, डॉक्टर पर अनावश्यक खर्च भाई। साथियों मैं एक बात कहता हूँ, आपने यदि ये व्यवसाय करना है तो 1-2 महीने का प्रशिक्षण पहले ज़रूर ले। यदि आप कर रहे हैं तो किसी भी टाइम ले लें। और प्रशिक्षण नहीं लिया जाता तो किसी भी अच्छे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ जाए। मैंने ये नहीं कहता कि हमारे साथ जुड़ जाएं। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगे, आपको लगता है कि आपके काम की बातें यहाँ हो रही हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि छोटी छोटी बातों के लिए यदि हम डॉक्टर को बुलाएंगे तो जो हमारा खर्च है नहीं, वो तो बढ़ जाएगा, और जो हमारी सेविंग होनी नहीं, वो घट जाएगी। तो 4-5 चीज़ें मैं एक बार मोटे मोटे बता दूं कि यदि आप पशुपालन के व्यवसाय को करते हो तो अपनी खुद की डेयरी या अपने धंधे के लिए डॉक्टर बनने के लिए कोई डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने आसपास गांव में देखते होंगे 2-2, 4-4 प्राइवेट प्रैक्टिशनर प्रत्येक गांव में मिल जाएंगे। तो ये धंधा सीखना कोई मुश्किल नहीं है। जब वो सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते। 4-5 चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। सबसे पहले पशु का टेम्परेचर लेना। दूसरी बात, आपके घर पे एक फर्स्ट एड का बॉक्स ज़रूर होना चाहिए, जिसमें कुछ पेन किलर गोलियाँ, कुछ भूख की दवाइयाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स गोलियाँ और इंजेक्शन। और आपको इंट्रामस्कुलर सबकट इंजेक्शन लगवाना ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। आपको सब बताएंगे आगे डिटेल में किस तरह क्या करना है। लेकिन ये माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने धंधे के बारे में सीखना है। इस तरह यदि आप सीखोगे ना, सफल पशुपालक डेयरी पालकों को मैं ऐसे डेयरी पालकों को मैं जानता हूँ जो मोटे मोटे सारे काम अपने आप कर लें। यार यूपी और की डेयरिया में पशु को चेक भी अपने आप से कर लेते हैं, और पशु की पिड्डी करना, चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मिनटों का काम है। आप एक बार ये धंधा थोड़ा सीखने में रुचि तो करो, और जब आपको फर्स्ट एड टाइप का आपके पशुपालन की नॉलेज हो जाएगी ना, आप 90% डॉक्टर का खर्च कम कर देंगे। सफल पशुपालक ऐसा करते हैं, लेकिन जो कम मात्रा में करते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा भाई, इस फैक्टर पर बड़ा अच्छा ध्यान दें। और जो भी आपकी ये सेविंग होगी
1 साल में लाखों रुपये तो आप डॉक्टर के खर्च का बचा लोगे और वो सारी की सारी आपकी एक्स्ट्रा सेविंग होगी। 7वां फैक्टर, छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान। देखो, जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है ना, वही हमारा भविष्य में पशु बनने वाला है, उसी से हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो जो भी छोटा बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर मेनली 3 वजह से उसको प्रॉब्लम आती है। एक तो गर्मी की वजह से, एक सर्दी की वजह से, और एक होता है बहुत ही कॉमन रोग होता है छोटे बच्चों में, टॉक्सीमिया। गर्मी के मौसम में क्या होता है, लू लगने के कारण छोटे बच्चे को की डेथ हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट में तो बड़ा हाइजीनिक कंडीशन में रहा है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको गर्मी लग जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा, सर्दी के मौसम में निमोनिया से ज़्यादातर बच्चों को मौत हो जाती है, तो बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। तीसरा, टॉक्सीमिया। कई बार पशु में पेट में कीड़े या झुंड ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एंथलमेटिक पेट के कीड़ों की दवाई दे देते हैं, उससे वो सारे झुंड मरकर ना अंदर पॉइजन बनकर वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। कई बार फूड पॉइजन बनकर वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो एक डिजीज़ होती है जिसे गामा मार्निया बोलते हैं। तो इन 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए माँ का दूध उचित मात्रा में पिलाएं। जितने भी फैक्टर आपको बता रहे हैं ना, यदि आप चाहोगे तो प्रत्येक फैक्टर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों की ज़िंदगी को बचाना है, मृत्यु दर को कम करना है, वही भविष्य में आपको एक अच्छी ब्रीड देंगे। कृत्रिम गर्भाधान 8वां पॉइंट में, पशु को गर्भधारण के लिए केवल और केवल एक ही विधि का प्रयोग करें, वो है कृत्रिम गर्भाधान। उसका एक ही रीज़न है, जो कृत्रिम गर्भाधान विधि के लिए जो सट्रा आते हैं, हरियाणा सरकार की तो मैं इसमें बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी नस्ल के सांडों का सीमन सभी पशु अस्पतालों में पहुँचाया जाता है, और मात्र 30 रुपये में पशु अस्पताल के अंदर यदि आप AI कराओगे, मात्र 30 रुपये खर्च लगता है, कोई मोटी रकम नहीं है। और कई बार पशु एक बार में नहीं ठहरता, थोड़ा देखो नेचुरल में और आर्टिफिशियल में थोड़ा अंतर होता है, तो आपको पेशेंस रखनी है, आपको बड़े अच्छे ढंग से चलना है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास करना है। आप गर्भाधारण चाहे कहीं से भी करवा लो, चाहे दाएं बाएं के सांड के स्ट्रा से भी करवा लो, लेकिन करवाना है केवल कृत्रिम गर्भाधान। कोई दाएं बाएं के सांड जो गम्मा फिर अगर है नहीं, अपना एम यूँ नहीं होना चाहिए भाई एक बार पशु ठहर जाए, कुकरे ठहर जाए, लेकिन फिर आपकी वो नस्ल खराब हो जाती है और उससे आपकी इनकम कम हो जाएगी भविष्य में। तो साथियों, कृत्रिम गर्भाधान को जरूर बनाना है। 9वां फैक्टर, जो सरकार की गतिविधियाँ हैं उनका लाभ उठाना सीखो भाई। जैसे सरकार ने एक अच्छी योजना चला रखी बीमे की, 100 रुपये में पशु का बीमा हो जाता है। यदि आप एक अच्छे पशुपालक हो, आपको अच्छे एक्सपेंसिव पशु, जो अच्छी कीमत के पशु आप ले रहे हो, तो उनका बीमा ज़रूर कराओ, क्योंकि जीवन है भाई, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दूषित डाइटें चल रही हैं, ज़िंदगी का किसी का भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने पशुओं को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाए भाई। आपके घर द्वार पर वैक्सीन लगाने के लिए पशुपालन विभाग के कर्मचारी अधिकारी आते हैं, तो उनका सम्मान करें, उनसे राय लें। साथ वाला पड़ोसी तो राय लेने की जरूरत को नहीं, बेचारा दूफे तने लुआया मामे को लुआ दे, अरे दूफा खुद लॉस में बैठे हैं, उसकी रीस लेकर आया, तू तेरे धंधे को लॉस में क्यों पहुँचा रहे हैं। जो उस फील्ड का जानकार आदमी, उससे राय लीजिए, उसके अनुसार काम लीजिए। और सरकार जितने भी पशु मेले लगाती है, अवेयरनेस कैंप लगाती है, और दाएं बाएं पशुओं की गतिविधि से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता होती है, मिल्क कंपटीशन करवाती है, आपको सब गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। यार हम सारा दिन दाएं बाएं अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आपने ये व्यवसाय करना है, इस व्यवसाय से संबंधित कोई एक्टिविटीज है, उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पर 4 अच्छी बातें सीख कर आओगे, वो आकर अपने धंधे में अप्लाई करोगे, मुनाफा ही मुनाफा होगा। वो एक कहावत है ना कि सोच बदलने से ज़िंदगी बदल जाती है और नज़रें बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं। अपनी थिंकिंग को डेवलप करोगे, अंत में अपने काम से प्यार करो। देखो साथियों, यदि आप कोई भी काम करते हो, जो आदमी अपने काम से प्यार करता है ना, वो काम उसको प्रॉफिट देता है। इतना बेहतरीन काम है भाई पशुपालन, पिछले 18 साल का अनुभव है मेरा, लेकिन इसमें असफल वही है जो टेक्निकल वे से नहीं चलता। और हम आपके लिए नहीं पूरी सीरीज लेकर आएंगे, आपके पशुपालन की दशा और दिशा को बदल देंगे। आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए और इतने अच्छे अच्छे टिप्स आपको देंगे कि आपको का ये व्यवसाय है नहीं, आपके जीवन के आर्थिक हालात को बदल देगा। देखो, अप्स एंड डाउन तो हर फील्ड में है,
आजकल हमारा युवा क्या है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो पशुपालन करते हैं वो तो वैसे नहीं कुछ चीज़ कच करना चाहते, और युवा किस चीज़ का पाचल भाज लिया, केवल सरकारी नौकरी के पीछे। लेकिन सरकारी नौकरी में आप ध्यान से देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग से चीज़ को देखो, सक्सेस रेट क्या है, मुश्किल से 5 से 7%, यानी कि 95% लाखों की संख्या में फार्म अप्लाई होते हैं, 2-2 हज़ार वैकेंसी आती है, यानी कि 95% युवाओं को तो कर रहना ही है। यदि आप एक कृषक हो, आपके खुद की ज़मीन है, इस धंधे को करिए भाई, टेक्निकल वे तो करिए। मैं तो कहूँगा युवा साथियों से कहूँगा वो ये धंधा शुरू करें। जब आप व्यवसाय करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो प्रतिष्ठा आएगा, और प्रतिष्ठा के साथ साथ नहीं पत्नी भी आएगी भाई। जिस युवा साथी की शादी नहीं होती, सरकारी नौकरी का केम है, एक फिक्स इनकम और दूसरा ब्याह हो जाए। यार व्यवसाय के अंदर है ना, आप कितनी भी ऊंचाई छू सकते हो। यूरोपियन कंट्री में कल्चर है, एक कहावत है कि बड़ा नौकर बनने से छोटा मालिक बन जाओ। तो आप अपने धंधे के मालिक हो गए यार। आप यदि अपने धंधे को ब्रॉड करना चाहो ना, जो सरकारी कर्मचारी है ना 30-35 साल की सर्विस में कमाएगा ना, वो 10 साल में कमा लोगे आप। लेकिन आपको आधुनिक ढंग से चलना पड़ेगा और डे टू डे अपने धंधे में परिवर्तन करने पड़ेंगे, अपने अंदर वो हुनर लेके आना पड़ेगा। तो साथियों, हमारा यही एम है कि पशुपालन के व्यवसाय को बहुत ही मुनाफे का व्यवसाय बनाना है, और आपको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। जो हमारी ये वीडियो है हर पशुपालक तक पहुंचा दिए, शेयर करिए भाई दबके ने। हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में लिखें हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, भविष्य में किस गतिविधि के ऊपर आप वीडियोस चाहते हो, और यदि जो फैक्टर मैंने बताए हैं इनका कोई एक एक फैक्टर का डिटेल वीडियोज यदि आप चाहते हो वो भी लिखें, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।